मुश्किल नहीं है दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। तो ठीक है दोस्तों, आज के इसी मोटिवेशन कोट के साथ हम करते हैं अपनी आज के टॉपिक की शुरुआत। रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज नंबर 1.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 की शुरुआत। तो आज के इस पार्ट में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करेंगे कि बेसिकली एक्सरसाइज 1.3 बहुत ज़्यादा आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं इसमें आपके लिए। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक हमारा फलनों का संयोजन, ठीक है, और व्युत्क्रमणीय फलन यानी फलन का इन्वर्स निकालना, ठीक है। तो चलो करते हैं शुरुआत अपना ना। फलनों का संयोजन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। हम इन्वर्स के बारे में थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, तब तक आप क्या करेंगे, हम फलनों का संयोजन देखेंगे। तो देखो, इसकी थ्योरी समझने से पहले हम इसको थोड़े मैथमेटिकल फॉर्म में समझेंगे ना। देखो, जैसे मैंने कोई फलन मान लिया f(x) = 2x, ठीक है, और मैंने कोई फलन मान लिया g(x) = sin x। अब मुझे यहाँ से बोल दिया आपने कि यहाँ सर आप f(o(g(x) निकालिए या g(o(f(x) निकालिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरी पहली स्टेप क्या रहेगी कि मैं इसको ऐसे लिखूँगा, कैसे f(g(x), ठीक है, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर f(x) क्या है, 2x, f(y) क्या होता है, 2y, f(g(x) क्या होगा, 2g(x). सही बात, आसान सी मैथमेटिक्स है, कोई टेंशन वाली बात नहीं इसके अंदर। अच्छा, अब g(x) क्या है, sin x, तो ये क्या हो गया, 2 sin x, क्लियर यहाँ तक। अब मेरी दूसरी स्टेप क्या रहेगी, यहाँ पर देखो, मैं जो बोल दिया कि सर आप g(of(x) निकाल, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे लिखूँगा, लिख सकता हूँ इसको ऐसे, बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अच्छा, g(x) क्या है, sin x, gy क्या होता है, sin y, तो g(f(x) क्या होगा, sin f(x), sin f(x). अच्छा, f(x) क्या है, 2x, तो ये क्या हो गया, 2x। यहाँ तक क्लियर आप सबके। अब बताओ मेरे को यहाँ से, अच्छा, एक मिनट और, मैंने कोई यहाँ पर तीसरा फलन मान लिया h(x), और h(x) मैंने क्या मान लिया यहाँ पर, मैंने मान लिया यहाँ पर 2x, ठीक। अब बताओ मेरे को, आपने बोल दिया कि सर आप यहाँ से f(o(h(x) निकालिए, ठीक, तो मैं कैसे निकालूंगा, f(h(x), सही, पहली स्टेप क्लियर। उसके बाद f(h(x) क्या होगा, 2h(x), तो 2 और h(x) क्या है, 2x, तो क्या हो गया, 4x, क्लियर यहाँ तक। अब मुझे बोल दिया सर g(o(h(x) निकालिए, तो मैं क्या करूँगा, g(h(x), ठीक। यहाँ पर जो o है ना, ये इसको ब्रैकेट में लिख दो, इतना ही है। अच्छा, तो ये क्या होगा, sin h(x), क्लियर। तो ये क्या होगा, sin h(x) की वैल्यू क्या है, 2x, तो sin 2x, क्लियर यहाँ से, sin 2x। अब देखो मैंने बेसिक क्या किया, यहाँ पर जो h(x) था और मेरा f(x) दोनों सेम हो गया, इस कारण ये थोड़ा ऐसे हो गया। मान लो यहाँ पर h(x) 3x होता, तो यहाँ पर क्या होता, sin 3x हो जाता, बस इतना सा डिफरेंस है। तो बेसिकली आप इन चीज़ को समझ गए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, आसान चीज़ें सारी। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे हम, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है। तो अब आपको फलनों का संयोजन करना आ गया। हमने फलनों जोड़ा नहीं, घटाया भी नहीं, ठीक है, और फिर भी हम दो फलनों का संयोजन कर लिया यहाँ पर, ठीक है, यानी कंपोजिशन कर लिया। अब आपको f(h(x) निकालना, फोग निकालना, गोफ निकालना, ये तो आपको आ गया।
अब इनके अपने एप्लीकेशन देखते हैं कि अपने इसको कैसे यूज करते हैं। जैसे मैंने कोई फंक्शन मान लिया f(x) इज इक्वल टू 2x और मैंने यह मान लिया g(x) इज इक्वल टू मान लेता हूँ मैं x प्लस 2 मान लिया मैंने, मान लो, है ना। अब मुझे इसको डिफाइन करना है, तो ये f(x) मैंने माना है a टू b में, और ये मैंने g(x) माना है, वो माना है मैंने b टू c में। क्लियर? डिफाइन करता हूँ इसको मैं 1 2 3 4। तो ये क्या होगा, ये a है, ये b है, तो ये हो गया 2 4 6 8। ठीक है, इसका संबंध इससे हो गया। क्लियर यहाँ तक? अब g(x) क्या है, b टू c। अब मुझे इसको डिफाइन करना है, तो बताऊँ क्या करूँगा। b मेरे पास यहाँ पर है और b टू c में क्या है, x प्लस 2, तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6 8 और 10। तो ये क्या होगा, ऐसा जाएगा। अब यहाँ पर अपने को जो आइडेंटिटी करनी है, अपने को पहचान करनी है, वो क्या है कि देखो, अब अगर मुझे यहाँ से g(f(x) निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, g(f(x) करूँगा। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, g(f(x) क्या होगा, f(x) प्लस 2। f(x) की वैल्यू क्या है, 2x, तो 2x प्लस 2। ये क्या हो गया, g(f(x). अब कन्फ्यूजन कहाँ पर आया कि सर ये आपने जो x है यहाँ पर, ये वाला जो x है वो सर इस फलन का x है या सर फिर इस फलन का x है। ठीक, ये तो कन्फ्यूजन है। अब इसको कैसे दूर करें, देखो ध्यान से। मैं क्या करूँगा, वैल्यू पुट करके देखूँगा कि किससे क्या आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ, मान लो कि मैं इस वाले x को मान रहा हूँ, तो पुट करके देखो, तो 2 पुट किया तो 2 दूनी 4 प्लस 2 6, 2 का 6 से इसमें तो कुछ नहीं आ रहा। एक और पुट कर लेते हैं, 4 पुट करते हैं, तो 4 दूनी 8 और 2 10, 4 का संबंध 10 से तो ही नहीं, तो ये वाला तो नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं ये वाला पुट करता हूँ तो देखो कुछ ना कुछ आता है क्या। देखो अगर मैं यहाँ पर a पुट करता हूँ 1, तो 2 ब्रैकेट 1 प्लस 2, तो क्या आ रहा है, 2 और 2 4, 4 आ रहा है, 4 यहाँ पर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो क्या होगा, 2 दूनी 4 और 2 6, 6 यहाँ पर है। ऐसे अगर मैं 3 पुट करूँगा तो 8 आएगा और 4 पुट करूँगा तो 10 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो थी आपको समझाने के लिए, लेकिन रियल में होता क्या है, देखो आप खुद देखो ध्यान से। कि यहाँ पर क्या है, f(x) अपन निकाल किस कर रहे हैं, f(x) का। अगर अपन देखें इसमें रियल में, तो जो पहले वाले आखिरी में जो अपने को जो मेजर करना है वो वैल्यू क्या है, आखिरी में तो f(x) ही है ना, तो f(x) का निकालना अपने को। तो f(x) क्या है, f(x) शुरू कहाँ से है, ऐसे ही तो है। f(x) की जो रेंज है, रेंज नहीं का डोमेन है, प्रांत है, वो क्या है, f(x) का प्रांत क्या है, यही तो है। तो बेसिकली g(f) यहाँ पर क्या होगा, ऐसे स्टार्ट होगा। ठीक, अब ये ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, c पर हो रहा है। कैसे, अभी हमने चेक किया, मैंने 1 रखा तो 4 आया, 2 रखा तो 6 आया, 3 रखा तो 8 आया, 4 रखा तो 10 आया। यानी g(f) क्या हुआ, a टू c। समझ में आ गया। अब अच्छा, तो इससे अपने को बेनिफिट क्या हुआ, तो देखो इस g(f) फंक्शन से हम क्यों फट रहे इसको, मेन चीज़ ये है ना कि हम फट क्यों रहे हैं इसको। तो देखो हमारे पास ये फंक्शन नहीं है, हम सीधे इससे ये निकाल लिए, नहीं अपने को करना क्या पड़ता, पहले अपन इससे यहाँ पर निकालते, फिर इससे यहाँ पर निकालते। गो फंक्शन आया, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधा ये a टू c हो गया, यानी a टू b और b टू c करने अपनी ज़रूरत पड़ी नहीं, यहाँ पर सीधा a टू c हो गया। अच्छा ठीक है सर, आपका कॉन्सेप्ट हमें अब समझ में आने लग गया। अगर अभी भी कुछ दिक्कत आ रही है तो कोई टेंशन में बात नहीं है, आगे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप इतना ध्यान रखना कि गोप में क्या आया, a टू c, यानी इसकी जो प्रांत है वो क्या है, a,
और इसका जो सप्रांत है वो क्या है, सी। ठीक, अब सर आप यहाँ से फोक निकाल के बताओ, निकालो एफ ऑफ जी एक्स, तो ये क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, एफ एक्स होता है 2x, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, 2g ऑफ x। क्लियर, जी एक्स क्या है, x प्लस 2, क्या हो गया 2x प्लस 4, 2x प्लस 4। अब देखो इसमें क्या होना चाहिए, बताओ, आप बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए, जी एक्स है तो जी एक्स का प्रांत क्या है, बी वाला। अगर मैं यहाँ पर बी पुट करता हूँ और चेक करता हूँ कि मेरे पास कौन सी वैल्यू मिल रही है, तो देखो बी की वैल्यू मैंने 2 पुट की, तो 2 दूनी 4, 2 पुट की इसकी वैल्यू, तो 2 दूनी 4 8 आ गया। कहीं मिल रहा है, कहीं पे नहीं मिल रहा, यानी यहाँ पर एफ ऑफ जी एक्स डिफाइन ही नहीं है। और इससे मुझे क्या मिला कि इट इज़ नेवर नेसेसरी, कि ये ज़रूरी नहीं है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ओ एफ एक्स, यानी ज़रूरी नहीं है कि फोक और गोफ बराबर हो। ठीक है, बेसिकली ये बराबर नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन होती है जहाँ पर बराबर भी होते हैं, वो अपन जैसे अपन पढ़ेंगे वैसे अपन को नॉलेज हो जाएगी। तो ये मेन चीज़ क्या थी यहाँ पर, ये समझने की थी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। तो अपना क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 15, इसको देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए एफ क्या है, ये ए टू बी मान लो, और जी क्या है, ये बी टू सी हो गया। दो फलन इस प्रकार है कि F2 इज इक्वल टू 3, F3 इज इक्वल टू 4, F4 एंड F5 इज इक्वल टू 5, और G3 G4 इज इक्वल टू 7 तथा G5 G9 इज इक्वल टू 11 हो, तो GOF ज्ञात कीजिए, यानी गोफ ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, ये क्या है, F क्या है 2 3 4 5, 2 3 4 5 9, सही। मैंने मान लिया कि ये A है तो ये B है, तो ये क्या हो गया A टू B। अब देखो यहाँ पर G क्या होगा, क्या है 3 4 5 9, C हो गया 7 11 15, ठीक है। ये क्या हो गया B टू C, सही बात। अब मैंने आपको भी लास्ट में पहले बताया था क्या, कि गोफ क्या होता है A टू C में होता है, बताया था। यानी यहाँ पर क्या होने वाला है, बेसिकली होने क्या वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है, जी होगा वो ऐसे होगा, टू मतलब जो गोफ होगा वो कैसे होगा, ऐसे तो होने वाला है ए टू सी में, मतलब 2 3 4 5 से होगा वो 7 11 15, ऐसे कुछ होने वाला है, सही बात। अब यहाँ पर 4 एलिमेंट है और यहाँ पर 3 एलिमेंट है, यानी अपने को भी एडजस्ट करना पड़ेगा कि किसकी वैल्यू कहाँ पर कैसे आएगी, ठीक है। तो ये अपन निकालते हैं। तो देखो जी ओ एफ एक्स यानी जी ऑफ एफ एक्स, सही। अब एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2 3 4 5, ये तो प्रांत इसका, यानी क्या हो गया F1। अच्छा F1 की वैल्यू क्या है, ओहो F1 है नहीं, F2 से स्टार्ट है ना, 2 3 4 5 ही तो है x की वैल्यू। तो F2 की वैल्यू क्या है 3, यानी G3, और G3 की वैल्यू क्या है, कहीं पे है क्या इसमें, हाँ 7 है सर, सही बात। क्लियर यहाँ तक, देखो है क्या GOFX, ये क्या हुआ GOFX, FX की वैल्यू क्या है 2 3 4 5, तो मैंने रखी वैल्यू 2, तो G ऑफ F2, तो F2 की वैल्यू क्या है 3, और G3 की वैल्यू है 7, G3 की वैल्यू है 7। क्लियर यहाँ तक। अब मुझे निकालना है GOF3, सही बात। तो ये क्या होगा F3 की वैल्यू देखो, यहाँ पर देखो F3 कहाँ पर है 4 है सर, तो G4 की वैल्यू बताओ सर क्या है, G4 कहाँ है, ये रहा 7 है सर। ऐसे ही GF4 4 है,
तो F4 की वैल्यू क्या है सर? F4 की वैल्यू सर 5 है, तो G5 हो गया। और G5 की वैल्यू क्या है सर? 11 है सर। ऐसे ही में G लास्ट एलिमेंट बचा अपना F5, इसकी वैल्यू निकालूंगा कैसे? F5 की वैल्यू क्या है? 5 ही है, तो GF5 ये क्या हुआ? G5 क्या होगा? 11। यानी देखो 2 3 4 5 2 3 4 5 और 7 और 11, 7 और 11 आ गए। कोई एलिमेंट छूट रहा है उसको छूटने दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। यानी यही तो आ रहे हैं बेसिकली, यानी अपना A2C तो आ रहा है। तो बेसिकली फंडा ये है, बस इतना सा आसान सा यहाँ पर लॉजिक है, आसान से अपनी स्टेप है। समझ में आ गया क्वेश्चन? अगर अभी भी डाउट आ रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर अलग क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अपन सीखते चलेंगे। और फिर भी डाउट आता है तो एक्सरसाइज किस काम की है, सीखेंगे। बस वेट करो, कॉन्सेप्ट समझो, और अभी हम अगले क्वेश्चन में और डीपली समझेंगे इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन इसका, जिस एग्जाम्पल नंबर 15 हो गया तो अपन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16 है, आसान से एग्जाम्पल है। क्या बोल रहा है? FR2R GR2R है, फलन क्रम से fx = cos x है और gx = 3x² है। तो गोफ और फोग निकालो, उसके बाद प्रूव करो कि GOF इज नॉट इक्वल टू फोग। तो जब गोफ और फोग निकाल लेंगे तो अपना पता चल जाएगा अपने को। तो निकालो, fx क्या है? cos x, gx क्या है? 3x²। यहाँ से मुझे निकालना है क्या? GOF x निकालना है पहले, मान लो। तो ये क्या हो गया? ऐसे हो गया। अब क्या हो गया? G(f(x), तो G(f(x) है 3x², तो G(f(x) क्या होगा? 3fx का स्क्वायर, ठीक। अब fx क्या है? fx cos x है, तो 3 cos x का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? 3 cos स्क्वायर x, सही। अब f और gx निकालते हैं, तो f ऑफ g ऑफ x, तो क्या होगा? cos g ऑफ x। अच्छा, तो cos gx क्या है? 3x²। क्या यहाँ पर आपको ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं क्या? कोई बात नहीं, ये अभी टर्म इसके ऐसे हैं तो मालूम नहीं चल रहा। अपन क्या करेंगे, एक के लिए चेक कर लेंगे। मान लो कि मैंने चेक कर लिया 0 डिग्री के लिए, वैल्यू पुट करो 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री, 3 0 डिग्री वैल्यू क्या होती है? 1, इसकी वैल्यू गई 3। अब यहाँ पर रखूँ मैं x की जगह 0, तो ये क्या होगा? cos 3 गुना 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री हो गया, ठीक है। यानी ये क्या हो गया? cos 0 डिग्री, ये क्या होगा? इक्वल है क्या? तो यहाँ से फोग और गोफ इक्वल नहीं है। आसान से क्वेश्चन था, पूरा हो गया। वीडियो को पॉज करो और इनको नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 17। ये बहुत ही डरावनी शक्ल वाला सवाल यहाँ पर दे रखा है। 4 लाइन मेरे बोर्ड के ऊपर गई इसके अंदर, बट क्वेश्चन है केवल 2 लाइन का। देखो कैसे दे रखा है। fx ये है, f ये कुछ ऐसे हैं, gx ये है, परिभाषित फलन ऐसे कुछ ऐसे हैं, प्रदत्त है। तो सिद्ध कीजिए कि फोग इज इक्वल टू आई है तथा गोफ इज इक्वल टू आई भी। इस प्रकार है कि आई ए इज इक्वल टू एक्स दैट बिलोंग्स टू ए, और आई बी इज इक्वल टू एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, जहाँ पर ए और बी ये है। ए क्या है? r-3/5, यही तो है। बी क्या है? r-7/5, बी ये रहा। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या था? 2 लाइन क्वेश्चन था। कैसे? बी ये रहा, ए ये रहा, इतने लिखने की जरूरत नहीं थी। बट एग्जाम में क्या होता है, अपने को डराया जाता है कि डरो तुम। डरना नहीं है, करना है। कैसे? आसान से क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में? एफ क्या है? B2A है, और जी क्या है? जी में क्या है? A2B है। क्लियर? और बोल रहा है कि अपने को फोग और गोफ निकालना है। फोग इज इक्वल टू आई है, आई ये क्या है? एक्स ही तो है। यानी अपने को प्रूव करना है कि फोग इज इक्वल टू एक्स है
और गोफ इज इक्वल टू भी एक्स ही है। बस ये अपने प्रूव करना है, कर लेंगे। कैसे करेंगे? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ जी एक्स, तो एफ ऑफ एफ में जाओ और वैल्यू पुट कर दो इसकी, तो क्या हो गया 3g ऑफ एक्स प्लस 4 5g ऑफ एक्स माइनस 7। तो 3g ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 प्लस 4 अपॉन 5। g ऑफ एक्स क्या है? यही आपस 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 माइनस 7। ठीक, वैल्यू पुट की तो 7 21x प्लस 3 चौक 12, और मैंने इनका एलसीएम लेके सीधा ऐसे यहाँ पर गुणा कर दिया, तो 5 चौके 20x माइनस 4 3 12 अपॉन 5x माइनस 4 5x माइनस 3। नीचे देखो 5 ताम 35 35x प्लस 5 चौके 20, इसको किया गुणा, तो 7 पंजे 35x प्लस 7 तिया 21। ठीक, अपॉन 5x माइनस 3, इससे कैंसिल। देखो 12 से 12 कैंसिल, और यहाँ पर 35 से 35 कैंसिल, तो 21 और 20 41x, और अपॉन 41 क्या हुआ? x आ गया, तो प्रूफ हो गया x। और यहाँ पर x क्या है? आई ए के इक्वल, तो ये आई ए इक्वल है, तो फोर क्या हो गया? आई ए। ठीक, अब अपने निकालना है गोफ, तो ये क्या होगा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या होने वाला है? इसमें जाएंगे अपन 7 ऑफ एफ एक्स प्लस 4 अपॉन 5 ऑफ एफ एक्स माइनस 3। ठीक है, तो क्या होगा? एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 प्लस 4 अपॉन 5 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 माइनस 3। ठीक, सोल्व करो इसको सोल्व करता हूँ। मेरे पास क्या आएगा? 7 21x प्लस 7 चौक 28 प्लस 5 चौके 20x माइनस 7 चौक 28 अपॉन, ये तो इससे कट जाएगा, इसमें कटा वैसे, ऊपर वाली वैल्यू पुट कर लो सीधे डायरेक्ट। 5 3 15x प्लस 5 चौके 20 माइनस 5 3 15x प्लस 7 3 21। 15x से 15x कैंसिल, 28 से 28 कैंसिल, 21x 20x 41x अपॉन 20 प्लस 21 41 41x अपॉन 41 क्या हुआ? x। ये किसके इक्वल है? आई बी के इक्वल। क्या हो गया? गोफ इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? आई बी के, तो क्या हो गया? गोफ एक्स, और ये क्या हो गया? 4 के इक्वल, और ये इक्वल है आई ए के। इतना लंबा अपने दे रखा है, इतना छोटा सॉल्यूशन है, कुछ है ही नहीं, आसान क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो और इन सबको छाप लो अपने नोटबुक में, या फिर छापने की जरूरत कहाँ पर है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्लियर माइंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन इसका, एग्जाम्पल नंबर 18। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 18। क्या बोल रहे हैं कि एफ और जी एक ही है तो गोफ एक ही होगा, यही बोल रहा है बेसिकली। ठीक है, तो अपन को चेक करना है कि गोफ एक ही, ये चेक करना है। अगर अपने को एफ एक्स एक ही चेक करना होता है तो अपन क्या करते थे? एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू करते थे, और यहाँ से अपन एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आते बोल देते थे कि ये एक ही है। अब गोफ चेक करना तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर? जी ऑफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू है जी ऑफ एफ एक्स टू, और यहाँ से अगर ये आ रहा है तो अपन बोल देंगे क्या कि ये एक ही है। अब ये बोल रहा है क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जी एक ही है। अब अगर जी एक ही है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, क्योंकि इसने बोला है कि जी एक ही है।
एक का मतलब ये तो होता है ना, एक का मतलब यही होता है, ठीक। अब इसने ये बोला है कि एफ भी एक ही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x1 इक्वल टू x2। क्यों? क्योंकि f एक ही है और यहाँ से मिल गया x1 इक्वल टू x2। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि GOF भी एक ही है। आया समझ में? नहीं आया? दोबारा समझाता हूँ। इसने बोला क्या कि f एक ही है और G एक ही है, तो प्रूव करो कि गोफ एक ही होगा। अब देख लो, अगर f(x) एक ही हो रहा है तो क्या होता है, x1 इक्वल टू x2 होता है, क्योंकि ये एक ही है। अपने ऊपर क्या होना है, गोफ एक ही है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, लिख सकता हूँ। अब इसने बोला है कि क्या कि G एक ही है, तो एक ही है तो ऐसे लिख सकता हूँ। क्यों? अगर f एक ही होता है तो मैं क्या लिखता हूँ, f को हटा देता हूँ, x1 इक्वल टू x2, तो यहाँ पर G एक ही है तो G को हटा दिया, लिख दिया बाकी। अब बोल रहा है कि f भी एक ही है, तो f को हटा दो, ये लिख दो। फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए, x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो मैं बिना झिझक के बोल दूँ क्या कि GOF एक ही है। अब क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि f और g आच्छादक है तो गोफ भी आच्छादक होगा। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे? देखो इसको कैसे करूँगा मैंने कोई मान लिया यहाँ पर a, मैंने मान लिया यहाँ पर b और यहाँ पर मान लिया मैंने कोई c। यहाँ पर g हो गया डिफाइन किसमें, b to c में, और f हो गया डिफाइन a to b में। यहाँ पर कोई एलिमेंट मानता हूँ मैं z, कि इसके अंदर कोई एलिमेंट है z, इसके एलिमेंट को मैंने मान लिया y और इसके एलिमेंट को मान लिया मैंने x, ठीक। अब मुझे बताओ क्या कि ये बोल रहा है कि f और g आच्छादक है, तो g आच्छादक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो z है उसके लिए y तो होगा, यानी एवरी z के लिए कोई ना कोई y तो होगा। आच्छादक की डेफिनेशन ये होती है कि सहप्रांत का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। मीन्स लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे कि समुच्चय C में अवयव Z के लिए समुच्चय B में कोई अवयव Y इस प्रकार होगा कि F(y) इज इक्वल टू Z ओ G, क्योंकि यहाँ पर क्या है, G है फलन, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन हो गई फर्स्ट, क्लियर। अब आता हूँ मैं यहाँ पर, अब मैं यहाँ से देखता हूँ कि बोल रहा है कि f भी आच्छादक है, यानी ये इसका सहप्रांत और ये इसका प्रांत हो गया। अब की बार पहले ये प्रांत था g के लिए, अब f के लिए ये प्रांत हो गया और ये इसके लिए सहप्रांत हो गया। तो अब बताओ मुझे यहाँ पर कि अगर f आच्छादक है मीन्स प्रत्येक y के लिए x कोई ना कोई होगा, और किस प्रकार होगा कि f(x) इज इक्वल टू y, यही तो होती है आच्छादक की डेफिनेशन। अब मुझे निकालना क्या है, गोफ, और दिखाना है कि वो भी आच्छादक है। तो देखो गोफ निकालना है तो ये क्या होगा, g ऑफ f ऑफ x, तो f(x) की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो इक्वेशन 2 से y हो गई, और gy की वैल्यू क्या है, z, यानी ये तो a हो गया, ऐसे स्टार्ट होता है ना हमेशा, और यहाँ पर देखो c आ गया और c का एलिमेंट आ रहा है z। तो बोल सकता हूँ यहाँ से क्या मैं कि गोफ भी आच्छादक होगा। आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा चिंतन करना था, क्वेश्चन सॉल्व, क्लियर। वीडियो को रोको और इसको नोट करो। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 20, f तथा g ऐसे फलन पर विचार कीजिए कि गोफ परिभाषित है और एक ही है, ठीक है। गोफ परिभाषित भी है और एक ही भी है, तो क्या f और g दोनों एक ही है। अब तक हमने क्या सीखा कि f और g एक ही है तो गोफ डेफिनेटली एक ही होगा। अब यहाँ पर इसने रिवर्स कर दिया कि अगर गोफ एक ही है तो बताओ क्या g और f एक ही हो सकता है। तो मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं मान लिया f(x) इज इक्वल टू x
और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स ही मान लिया मैंने, और यहाँ 1 2 3 4 मान लिया, इधर मान लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 मान लिया मान लो, और यहाँ मान लिया 1 2 3 4 5 और 6 मान लो, और मैंने लिख दिया ये तो G हो गया और ये F हो गया, ये B मान लो, ये C मान लो और ये A मान लो, और इसको मैंने डिफाइन कुछ ऐसे कर दिया G ऑफ 5 और G ऑफ 6 इज इक्वल टू है 5 के। ठीक है, मैच करो इसको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स यानी y इज इक्वल टू एक्स, तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, और G6 की वैल्यू क्या है 5। यहाँ पर G6 का प्लेस नहीं रखेंगे क्या, 6 इज इक्वल टू 6। इसने पहले खुद दे दी वैल्यू क्या कि G6 इज इक्वल टू है 5। मान लो कि यहाँ पर 6 नहीं है, कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। अब पूछ रहा है कि गो परिभाषित है सर बिल्कुल है, और एक एक ही भी है कैसे, A to C एक का एक एलिमेंट ही है और B में सभी एलिमेंट वाले। अच्छा, एक एक में हमें क्या करना होता है कि जो प्रांत होती है बस उसका एवरी एलिमेंट किसी एक से होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो रहा है, तो ये अपनी टेंशन नहीं है, मतलब गो ऑफ तो डिफाइन है यहाँ पर। अब पूछ रहा है कि F और G दोनों एक एक ही है या नहीं, चेक करते हैं। पहले F को चेक करते हैं, फिर अपन G को चेक करते हैं। बताओ, F देखो यहाँ से, सर F तो एक एक ही है, G बताओ यहाँ से, G एक एक ही है क्या, नहीं है, क्यों, ये क्या हो गया, ये तो बहु एक एक ही हो गया, तो G एक एक ही नहीं है, और ये आपसे एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है। क्यों, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको मेरे हिसाब से तो आपको याद ही कर लेना चाहिए, या फिर आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में अपने माइंड में ऐसे एग्जाम्पल आते नहीं हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल को एक बार देख लो, आप सोच लो कैसे किया, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक, तो समझ लो, नोट करना चाहो तो नोट भी कर लो। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, वो बोल रहा है कि गो परिभाषित है और गो आच्छादक है, तो प्रूफ क्या करना है कि F और G दोनों आच्छादक होंगे या न होंगे। अपन ने पहले क्या किया था लास्ट क्वेश्चन में, मतलब लास्ट से थोड़े पहले वाले क्वेश्चनों में क्या किया था कि F और G दोनों आच्छादक हैं, और प्रूफ क्या करना था कि गोफ आच्छादक है, तो वो तो हमने कर दिया था। अब इसमें क्या मान लिया, रिवर्स बोल दिया कि गोफ आच्छादक है, तब प्रूफ करो कि F और G आच्छादक होंगे या ना होंगे। तो मैं एक एग्जांपल मानता हूँ, मैंने मान लिया Fx इज इक्वल टू एक्स और Gx इज इक्वल टू भी एक्स। यहाँ मैंने मान लिया 1 2 3 4, यहाँ मैंने मान लिया 1 2 3 4, और यहाँ मैंने मान लिया 1 2 3, और मैंने कुछ यहाँ पर मैंने ABC लिख दिया, और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, मान लो कि F3 इज इक्वल टू F4 इज इक्वल टू 3, और G4 और G3 इनकी वैल्यू भी है 3। ठीक है, तो क्या होगा, F3 की वैल्यू क्या है 3, इसकी वैल्यू 3, इसकी 1, इसकी 2, इसकी ये। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या गोफ यहाँ पर आच्छादक है सर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अरे गोफ होगा क्या, गोफ यही तो होगा ना, A to C का एवरी एलिमेंट आ रहा है, यानी सह प्रांत का प्रत्येक एलिमेंट आ रहा है, इसका किसी न किसी से रिलेशन है। ठीक है, तो ये परिभाषित भी है और आच्छादक भी है। अब अपने ऊपर क्या करना है कि G और F आच्छादक है या ना है। तो मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो G किन में है, G का प्रांत तो ये है और सह प्रांत ये है, तो G तो सर आच्छादक हो गया। कैसे, क्योंकि G का एवरी एलिमेंट है, इससे रिलेशन करता है, तो ये तो आच्छादक है। क्या F आच्छादक है, नहीं है सर, क्यों, क्योंकि 4 बच रहे हैं यहाँ पर, 4 का किसी रिलेशन है ही नहीं यहाँ पर, तो F आच्छादक
नहीं है। तो इससे लास्ट वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आ सकता है। तो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कैसा, ऐसे। वीडियो को पॉज कर लो और इसको नोट कर लो। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 22। F1 2 3 से ABC में है, एक ही और आच्छादित फलन है, ठीक है। इस प्रकार है कि F1 = A, F2 = B और F3 = C। सिद्ध कीजिए कि GABC से 1 2 3 में है, ठीक है। तो ऐसा अस्तित्व है कि गोफ = IX और फोग = IY, जहाँ पर XY क्या है, वह X क्या है 1 2 3 और Y क्या है ABC। अब इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, क्योंकि इससे बताऊंगा मैं आपको क्या, व्युत्क्रमणीय फलन, जो अपने इस चैप्टर का दूसरा पार्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर F क्या है, बेसिकली X to Y में तो है, और G क्या है, Y to X में है, देख लो यहाँ पर। और G मैंने माना है क्या, कि अगर G Y to X में है मीन्स G A की वैल्यू 1 है, G B की वैल्यू 2 है और G C की वैल्यू 3 है, ठीक है। और मुझे क्या दे रखा है कि F1 की वैल्यू 1 है, F2 की वैल्यू B है और F3 की वैल्यू C है। अब मैं आपको 2 चीज़ बताना चाहूँगा, क्या कि जो IX है इसका मतलब क्या होता है, X, ठीक है, ये एक तत्समक फलन होता है। अच्छा, और जो IY है इसका मतलब क्या होता है, Y, ठीक। अब मुझे निकालना है यहाँ से कोफ X। मैं क्या करूँगा, G of Fx, तो मैंने पुट किया F1 X की वैल्यू पुट करनी है। X की वैल्यू क्या है 1 2 3, तो F1 की वैल्यू क्या है GA और GA की वैल्यू क्या है 1। ऐसे ही मैं यहाँ से निकालूंगा क्या, GB और GB की वैल्यू क्या है 2, सही बात। ऐसे यहाँ से GC की वैल्यू आ गई 3। यही करना था मुझे। यहाँ से मैंने GF1 निकाला है, यहाँ से मैंने GF2 निकालना है और मैंने यहाँ से GF3 निकाला है। और मैं यहाँ से निकालता हूँ क्या, अब देखो मैंने गोफ निकाला और यहाँ से मुझे क्या मिला 1 2 3, ये क्या है IX ही तो है, बेसिकली ये 1 2 3 क्या है X ही तो है, क्या मिल रहा है IX ही तो मिल रहा है, गोफ इक्वल टू। और अगर मैं यहाँ से फोग Y निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलता है F of G of Y, यानी F of G of, अगर मैं रखता हूँ Y की वैल्यू क्या है, Y में A की वैल्यू क्या है 1 और F1 की वैल्यू क्या है A। ऐसे में F G of B की वैल्यू निकालता हूँ, ये क्या आती है B, और F G of C की वैल्यू निकालता हूँ, ये क्या आती है C। ध्यान से देखो क्या आई मेरे पास, ABC क्या आई मेरे पास, Y आई, और इसको क्या लिखता हूँ मैं IY, ठीक। अब यहाँ से अपने को बहुत सारे परिणाम निकालने, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से अपने क्लियर होंगे। कैसे, ABC क्या आ गया Y, मैंने यहाँ पर Y पुट किया था और Y ही आ गया, मैंने यहाँ पर X पुट किया था और X ही आ गया। हुआ क्या, देखो यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ, यहाँ पर F क्या था, एक ही था, अच्छा दिखता, और वापस ये G की वैल्यू भी ऐसे कुछ आ रही है। तो यहाँ से पहला कॉन्सेप्ट क्या निकला व्युत्क्रमण फलन की, कि अगर F X Y ऐसा फलन है, क्या एक ही आच्छादक दोनों होने चाहिए, और G ऐसे अस्तित्व में, कैसे G Y to X तथा गोफ X = IX है तथा फोग Y = IY है, तो उसका
व्युत्क्रमणीय अस्तित्व में होगा, यानी उसका व्युत्क्रम पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। पहली कंडीशन तो क्या है कि वो एक आच्छादक होना चाहिए, क्या फलन f। तो f का व्युत्क्रमणीय क्या होगा, यहाँ पर देखो g, f का व्युत्क्रमणीय क्या होगा, अगर जो एक आच्छादक f है तो इसका व्युत्क्रमणीय क्या होगा, ये g। आया समझ में? नहीं आया? दोबारा समझाता हूँ। मैंने क्या कि आपको पहले क्वेश्चन करा दिया और मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई नहीं, तो इस कारण आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है। देखो दोबारा बताता हूँ आपको कि किसी फलन का व्युत्क्रम पॉसिबल होने के लिए मैं ऐसे एक डेफिनेशन क्या बोलूँगा कि उसका आच्छादक और एक होना जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो एक और आच्छादक नहीं है तो उसका व्युत्क्रम पॉसिबल नहीं है। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। और क्या होना चाहिए कि अगर f x टू y में है तो g y टू x में होगा, ठीक है। और कुछ इस टाइप से होगा क्या कि गोफ इज इक्वल टू आई एक्स होना चाहिए और फोग इज इक्वल टू आई वाई। अगर ऐसा है तो बोल दूंगा क्या कि f का इन्वर्स क्या है, g, यानी बोल दूंगा क्या कि f इन्वर्स इज इक्वल टू है g। अगर f x इज इक्वल टू वाई है और एक ही आच्छादक है और g कुछ इस टाइप से है y टेंस टू x, f क्या है x टेंस टू y और g क्या अगर y टेंस टू x है, और उसके बाद अगर मैंने चेक किया तो गोफ अगर आई एक्स से इक्वल आ गया और फोग आई वाई के इक्वल आ रहा है तो उसका व्युत्क्रम पॉसिबल है और वह क्या होगा, f इनवर्स इज इक्वल टू g होगा, ठीक है। तो अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको और क्लियरिटी नजर आएगी। तो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, f n टेंस टू y एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3। कुछ इस टाइप से है कि y इक्वल y बिलोंग्स टू n और y क्या है 4x प्लस 3 किसी x बिलोंग्स टू n के लिए, ठीक। सीधी कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करो। तो मैंने अब क्या बताया था, चलो अपन क्या करेंगे इसको पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास x टेंस टू y है, x टेंस टू y क्या है यहाँ पर, x टेंस टू y यहाँ पर क्या है, n टेंस टू y है। तो मेरी स्टेप फर्स्ट क्या रहेगी कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो फलन है y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, ये जो फलन है इसको x के पदों में लिखूँगा, ठीक है। तो लिखो यहाँ से, तो क्या होगा y माइनस 3/4 इज इक्वल टू x आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। ये अपनी पहली स्टेप रहेगी किसके लिए, व्युत्क्रमणीय प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए। अच्छा, स्टेप टू क्या रहेगी अपनी, देखो मैंने अब क्या बताया था कि अगर एफ एस टेंस टू वाई है और अगर जी वाई टेंस टू एक्स होता है, किस प्रकार वो बाद में देखेंगे कि अगर जी वाई टेंस टू एक्स होता है तो यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, वाई टेंस टू एन होना चाहिए, सही बात। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या इससे मैं लिख सकता हूँ जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4, क्लियर। ठीक। अब यहाँ तक अपने फट दिया। अपनी थर्ड स्टेप क्या होगी, देखो स्टेप 3 अपने को गोफ निकालना है। गोफ एक्स इज इक्वल टू अगर आई एक्स आ रहा है और फोग वाई इज इक्वल टू आई वाई आ रहा है। आई एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के, वाई आई वाई किसके इक्वल होता है, वाई के। अगर ये आ रहा है तो हम बोल देंगे क्या कि इसका व्युत्क्रम है, और व्युत्क्रम है तो और व्युत्क्रम क्या होगा, यही होगा। बट पहले अपने को चेक करना पड़ेगा क्या ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो चेक करते हैं, पहले मैं निकालता हूँ गोफ एक्स, ये क्या होगा जी ओ एफ ऑफ एक्स, यानी जी एफ एक्स, ये ना, ये तो है जी वाई ये है, तो जी ऑफ एक्स क्या होगा
एफ एक्स माइनस 3/4। एफ एक्स की वैल्यू क्या है 4x प्लस 3, तो 4x प्लस 3 माइनस 3/4, 3 3 कैंसिल, 4x 4, ये बच गया अपना x, यानी गोफ x, तो अगर ये आ गया अपने पास x आ गया। ठीक है, अब निकालना है मेरे को यहाँ से फोग y, यानी f ऑफ g ऑफ y। ठीक है, मैंने वैल्यू पुट की तो 4g ऑफ y प्लस 3, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है देखो, 4g ऑफ y की वैल्यू क्या है y माइनस 3/4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया मेरे पास y। अब मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास ये दोनों प्रूफ हो रहे हैं। अगर ऐसा है कि गोफ x इज इक्वल टू आई एक्स, ये आई एक्स के इक्वल है और ये आई वाई के इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि इसका ये व्युत्क्रमणीय फलन है। ये खुद भी बोल रहे हैं, नहीं ये बोल नहीं रहा, अपने से प्रूव करा रहा है, तो बोल सकता हूँ क्या कि ये व्युत्क्रमणीय फलन है। और इसका इन्वर्स क्या है, इसका इन्वर्स ये है, ये यानी एफ इन्वर्स क्या है, वो जी के इक्वल है और वो है y माइनस 3/4। ठीक है, क्लियर। और मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, कैसे, x माइनस 3/4 को भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मैं क्यों कर रहा हूँ कि देखो ये मुझे एफ एक्स के टर्म में दे रखी है, तो मैं इसको भी एक्स के टर्म में लिख दूंगा, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप y माइनस 3/4 लिखो या x माइनस 3/4 लिखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैं भी तो यहाँ पर ही छोड़ देता हूँ आपके लिए। y माइनस 3/4 क्या हो गया, एफ इनवर्स। कॉन्सेप्ट क्लियर। मैंने क्या किया पहले स्टेप में कि पहले जो y के टर्म में लिखा हुआ था मैंने इसको x के टर्म में लिख लिया, x की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली। स्टेप 2 मैंने क्या किया कि मैंने ऐसा एक फलन माना क्या कि g y टेंस टू n, उल्टा होता है ना, और यहाँ से मैंने क्या लिख दिया जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4। ये समझ में आ गया कैसे हुआ। देखो यहाँ पर क्या आया x इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4। अब मैंने इसके प्रांत को सप्रांत कर दिया और सप्रांत को प्रांत, तो x की जगह क्या आया यहाँ पर y तो आया ना, तो y लिख दिया बस। ये x है क्या पहला टर्म, तो इसका पहला टर्म क्या है y, तो y लिख दिया, तो y माइनस 3/4 वैल्यू इक्वल है, इक्वल रख दिया। ठीक है, और एफ इनवर्स फिर क्या किया, ये तो बाद की स्टेप है। स्टेप 3 मैंने ये दोनों चीज़ें प्रूव कर दी, और अगर ये दोनों हो रही है तो व्युत्क्रमणीय फलन है। ये होते ही आप बोल देंगे क्या कि सर दिया गया फलन f एक व्युत्क्रमणीय फलन है और उसका इन्वर्स ये है। अच्छा, एक रिजल्ट और यहाँ से क्या रिजल्ट, अगर ये व्युत्क्रमणीय है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये एकेकी भी है और ये आच्छादक भी है, क्योंकि मैंने बताया था कि व्युत्क्रमण तभी मतलब उसका इन्वर्स तभी पॉसिबल है, यानी प्रतिलोम तभी पॉसिबल है उसका जब वो एकेकी तथा आच्छादक है। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट। और एग्जांपल करते हैं और क्लियरिटी आएगी। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो एक दो एग्जांपल और किए सब क्लियर हो जाएगा, पेशेंस रखो। तो अपना एग्जांपल नंबर 26 क्या है, 3 फलन है एफ जी और एच पर विचार करो। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, जी वाई इज इक्वल टू 3y है और एच जेड इज इक्वल टू 3z है। ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एन। सीधी कीजिए कि एच ओ जी ओ एफ इज इक्वल टू फोग ऑफ एफ। ठीक है, ये अपने से पूछ रहा है, तो पहले मैं करता हूँ एच ओ जी ओ एफ, तो इसको मैं क्या लिखूँगा एच जी ओ एफ एक्स, सही बात। इसको मैं क्या लिखूँगा एच जी ओ एफ एक्स, सही बात। इसको मैं क्या लिखूँगा एच जी ऑफ एफ एक्स क्या लिखूँगा मैं 3f(x + 4। अच्छा, इसको मैंने सोल्व किया तो क्या होगा 3f(x + 4। fx की वैल्यू क्या है 2x, यानी 2x + 4। तो ये क्या हो गया h 6x + 4। h 6x + 4 क्या होगा sin 6x +
4। दिक्कत कहाँ पर आएगी आपको? पहले स्टेप में मैंने अब क्या बताया था कि जहाँ पर ओ है उसको कोष्टक बना देंगे, बस ख़त्म, फंडा ही नहीं आगे तो एच कोष्टक GOF(x), कोष्टक को हटाएंगे और यहाँ पर x लिख देंगे, f(x) लिख देंगे, HGOF(x) हो गया। यहाँ से तो अपन ने किया ही था अब तक सॉल्व, वही तो कर रहा हूँ। GOF(x) क्या होगा? 3fx + 4, क्योंकि gx क्या है? 3y + 4 है, gy 3y + 4 है, तो gfx क्या होगा? 3fx + 4। fx की वैल्यू क्या है? 2x, यानी क्या हो गया? 6x + 4। और hx क्या है? hz क्या है? sin z, तो h 6x + 4 क्या होगा? sin 6x + 4, यही तो होगा। अच्छा ठीक है, ये इसका अपना पहला पार्ट क्लियर। ये बोल रहा है कि ये सेकंड पार्ट क्या है, इसको देखो, HOGOF। इसको मैंने सोल्व कैसे करूँगा बताओ? आप बताओ, आप ही कराओगे सोल्व। मैं इसको एस लिख दूंगा, कैसे? f(x), ठीक है। इसको मैंने सोल्व किया तो ये हुआ HOGFX की वैल्यू क्या है? देखो fx की वैल्यू है सर 2x। अब देखो इसको कैसे सोचना है कि अगर ये फोग x होता तो अपन इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते ना। अगर मान लो ये फोग x होता तो अपन कुछ इसको ऐसे लिखते हैं, तो बस वैसे ही तो है। तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे HGO2x। क्लियर? अब बताओ यहाँ से HGO2x क्या होगा? g(y) क्या है? 3y + 4, तो g(2x) क्या होगा? 2x + 4, सही बात। तो ये क्या हो गया? तो ये क्या हो गया? h 6x + 4, तो ये क्या हो गया? sin 6x + 4। क्लियर? आसान से क्वेश्चन है, घुमा फिरा के थोड़ा लंबा कर दिया है, सोल्व करना है ऐसे, ये सोल्व हो गया। देख लो, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन इसका अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट अपना आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है कि अपने उधर का S है 1 2 3, निर्धारित करो कि क्या नीचे परिभाषित फलन, ये जो नीचे है 3 ABC, FS टेंस टू मतलब FS टेंस टू S के प्रतिलोम फलन है, यानी प्रतिलोम है या नहीं है। F इन्वर्स ज्ञात करो। अगर F इन्वर्स ज्ञात कीजिए, ठीक है, वो इतना, वो मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर इसका F इन्वर्स का अस्तित्व है तो ज्ञात करो। तो बताओ मेरे को एक चीज़, क्या कि प्रतिलोम होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? अगर लिख दूँ क्या कि अगर एक की तथा आच्छादक है, F एक की तथा आच्छादक है, तो उसका प्रतिलोम अस्तित्व में तो है। अगर देखो अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि F एक की तथा आच्छादक है, ये अपन प्रूव कर सकते हैं, तो अपने को रामायण की जरूरत नहीं है कि इसको x के टर्म में लिखो, फिर इसको gy निकालो वहाँ से, फिर आप ix और iy यहाँ से आप प्रूव करो, यानी आप फोग = iy प्रूव करो और गोफ = ix प्रूव करो। अपने को इतनी सारा रामायण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अपन ये चेक कर ले किया कि f एक की तथा आच्छादक है, क्योंकि अगर एक की तथा आच्छादक होते हैं तो हम बोल सकते हैं, बिल्कुल हिम्मत के साथ बोल सकते हैं क्या कि इनका प्रतिलोम पॉसिबल है, यानी ये व्युत्क्रमणीय है। कोई डाउट नहीं उसमें, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो करो, एक को सोल्व करते हैं। एक क्या है? F 1 1 2 2 3 3। तो देखो 1 1 1 2 2 3 3, यानी यहाँ पर 1 2 3 है और 1 2 3 यहाँ पर है। 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से। यहाँ पर बोल सकता हूँ कि एक ही है कि हर किसी का रिलेशन एक के साथ है। आच्छादक भी है, क्यों? क्योंकि इसका पूर्व प्रतिबिंब है हर अवयव का। तो ये एक ही तथा आच्छादक है, मीन्स इसका इन्वर्स तो होगा। और इन्वर्स होता क्या है? इन्वर्स होता क्या है कि अगर f(x) टेंस टू y है तो g क्या होना चाहिए?
या जी बोल दो या आप एफ इनवर्स बोल दो, वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वाई टेंस टू एक्स, ये तो होना चाहिए। इसमें 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, तो यहाँ पर एफ इनवर्स भी क्या होगा, 1 1 2 2 और 3 3। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। तो ये इसका हो गया प्रतिलोम एफ इनवर्स। अच्छा, इसका बी पार्ट क्या बोल रहा है, तो इसका बी पार्ट में बोल रहा है कि एफ है 1, एफ को इधर लिख लो एक बार के लिए, 1 2 3 1 2 3, ये मैंने इसका एक्स एलिमेंट लिख लिया सारे, और इसमें क्या लिखूंगा मैं, वाई एलिमेंट 2 1 1 2 1, बस ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, 3 का 1 के साथ है। क्या ये एक ही है, नहीं है सर, क्यों नहीं है, बताओ, आप बताओ क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा साइन बन गया, यानी 2 का रिलेशन 1 के साथ हो गया, ये तो बहु एक ही हो गया, एक ही नहीं है, आच्छादित तो है लेकिन एक ही नहीं है, तो इसका प्रतिलोम पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हम नहीं लिखेंगे। सी वाला देखते हैं, सी में क्या है, 1 3 3 2 2 1, तो एक्स एलिमेंट को मैंने एक साथ लिख दिया, कैसे, 1 3 2, यानी 1 3 2 1 3 2 यानी हाँ, और वाई एलिमेंट क्या है इनके सबके, 3 2 1 3 2 1, 1 का 3 के साथ है, 1 का 3 के साथ है, 3 का 2 के साथ है, और 2 का 1 के साथ है। एक भी है और आच्छादक भी है, तो इसका इन्वर्स भी है, और इसका इन्वर्स क्या होगा, लिख देता हूँ मैं, क्या एफ इन्वर्स या जी, ये क्या होगा बताओ, 3 1, वाई को एक्स लिख दो और एक्स को वाई लिख दो, इतना ही है, 3 1 2 3 और 1 2, बस आसान सा क्वेश्चन था। और इसी के साथ अपना एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ, उम्मीद ही क्या, मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक का यूट्यूब पे सबसे बेस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट होगा जो आपने देखा होगा। और कोई आपको डाउट आता है, फिर भी मानते हैं कि हर किसी को कुछ ना कुछ समस्या रहती है, ठीक है। आपको कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिख दो, कमेंट बॉक्स में मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। डाउट नहीं रहना चाहिए दिमाग में, डाउट रहेगा आगे दिक्कत रहेगा, और फिर भी डाउट रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन जब इसका सॉल्यूशन पार्ट करेंगे तो फिर वो क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। अभी आपको 90% 80% तक समझ में आया होगा, अपन इसको 100% तक लेके जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपका दोस्त अजय कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।